हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िस्ता 10 रोज़ से आप सुन रहे हैं कावे मूसवी साहब को, जो ब्रॉडशीट की तरफ से जिनको अवार्ड हुआ है। यूके कोर्ट ने पाकिस्तान की जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है, जिसके तहत 27.5 मिलियन डॉलर उनको अदा किए गए हैं। उससे पहले भी ख़ासी अदायगियाँ होती रहीं। आज जो हैं तमाम जो बरतानवी अदालत के फ़ैसले हैं वो मंजर आम पर आए हैं और उसमें जो लिखा गया है उसे यकीन नहीं आता कि किस तरीके से ब्रॉडशीट को हमने डील किया या ब्रॉडशीट ने हमें डील किया। इस पूरे फ़ैसले में ये तय करना कि किसने किसको उल्लू बनाया वो देखना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान और ब्रॉडशीट के दरमियान दो कंपनीज थी, बेसिकली ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी लिमिटेड, ये दो कंपनीज़ के साथ पाकिस्तान ने मुआहिदा किया 2000 में कि पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत बाहर गई है और बाहर जो लोग लेकर के गए हैं उनको ट्रेस किया जाए। ये जिस तरह से मुआहिदा हुआ उसकी भी ख़ासी डिटेल्स हैं और आगे चल के किस तरह हमने इसे डील किया उसकी भी डिटेल्स हैं। ये किस्सा बेसिकली ये जो मुआहिदा था ये 2000 में हुआ और 2003 में ये टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। जो ब्रॉडशीट थी उसका एक नया वर्जन, बल्कि ब्रॉडशीट के जो मालिक थे जेरेमी जेम्स, उन्होंने अलग से वो उस कंपनी से अलग होकर एक नई ब्रॉडशीट बनाई। हमने उसको $1.5 मिलियन देकर अपनी तरफ से मामला ख़त्म करके हाथ झाड़ के बैठ गए, मगर हमें नहीं पता था कि ये वो ब्रॉडशीट नहीं है। वो ब्रॉडशीट जो IOM है वो चलती रही और उसने बरतानवी अदालत में हमारे ख़िलाफ़ केस कर दिया। होते 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 आखिरकार जो है हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आ गया। ये किस्सा है 3 हमारे जो जब जनरल मुशर्रफ ने कू किया था उसके बाद आते ही उन्होंने कहा कि वो बेरहमाना एहतसाब करेंगे और उसकी तलाश हुई कि कौन पाकिस्तानियों की लूटी हुई दौलत लेकर के आएगा। उस वक्त के जो नैब जब मुशर्रफ ने बनाया तो पहले जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद, वो उनके सरबराह मुकर्रर हुए और उन्होंने कार्रवाइयाँ भी की। साथ ही साथ आपको याद होगा कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल मंसूर उल हक का केस भी सामने आया, जिनसे $7.5 मिलियन की रिकवरी हुई। उसके तहत हमने जो उसका 20% जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ब्रॉडशीट के साथ उनको अदा किया हमने, तकरीबन $1.5 मिलियन। और उसके बाद अचानक चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। मसलन उस वक्त के जो इस केस में अब सारी डिटेल्स दी गई हैं कि उस वक्त के चेयरमैन जनरल अमजद का ये कहना था कि जब ये मुआहिदा हुआ 2000 में उसके कुछ महीने तक मैं रहा और सितंबर में मैं फिर बदल गया। उनकी जगह जनरल खालिद मकबूल आ गए थे। तो जनरल अमजद का ये कहना है कि जब उन्होंने ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहिदा साइन किया तो लेकिन उनको इतना मौका ज़रूर मिला कि वो ये जांच सकें कि ब्रॉडशीट के अंदर जो है क्या इतनी पावर है, क्या वो इतनी कैपेसिटी है कि वो ये दौलत ढूंढ सके। तो उनके अपने अल्फाज जो उन्होंने यूके की अदालत में टेस्टिफाई करके दिए हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू, उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि ब्रॉडशीट ने अपने आप को जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपनी कैपेसिटी को भी वो बढ़ाया और साथ साथ हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं जबकि वो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, यहाँ बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अगर कोई मुआहिदा होता तो आप वहीं पे उसके क्योंकि एग्जैक्ट क्लॉज थे आप उसको ख़त्म कर देते, मगर जनरल अमजद ही चले गए। उसके बाद आते हैं जनरल खालिद मकबूल। वो आते ही कहते हैं कि जनाब नहीं, मेरे ख्याल में हमारी कोई इतनी बुरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो हम जो है इनके साथ ब्रॉडशीट के तो हम आगे चलना चाहते। खैर जनाब वो भी चलना शुरू हुए। 1 साल तक वो कार्रवाई रही लेकिन ब्रॉडशीट कुछ केसेस निकाल के ना ला पाई। उसके बाद जनरल मुनीर हफीज़ आ जाते हैं जो 2005 तक रहते हैं। उन्हीं के दौर में ये सारा जो है मामला तय हुए और जो हम टर्मिनेशन की तरफ गए तो मुनीर हफीज़ शुरू में उन्होंने भी कहा कि उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ब्रॉडशीट बड़ी अच्छी कंपनी थी, बल्कि उन्होंने एक टोकन अमाउंट जो है $4,80,000 की उनको दे भी दी कि जनाब आप और लेकर के आएँ। लेकिन बाय द टाइम आपको याद होगा 2002 के इलेक्शंस हो रहे थे, तो इलेक्शंस की अपनी जो है एक डायनामिक्स होती हैं। जो 200 नाम दिए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस कंपनी को,
اس میں بڑے بڑے نام تھے، اس میں سارے جو پیپلز پارٹی، نون لیگ، شریف فیملی تھی، سابق جو وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے شوہر آصف علی زرداری، آفتاب شیرپاؤ، بزنس ٹائکونس تھے، اور دوسرے لوگ تھے، بہت سے پولیٹیشنز بھی تھے، مگر کچھ ہوا نہیں. مگر براڈ شیٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹریس کیے تھے. یہ بڑی مزے کی، یہ بڑی مزیدار بات ہے. اب دیکھیں ایک چیز جو کلیئر ہوتی ہے اس سے کہ، اور یہ کوئی انکشاف نہیں ہے، یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، کہ ڈے ون سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو نیشنل آرم ٹوسٹنگ بیورو کی طرح استعمال کیا گیا تھا. اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کا جو مسئلہ شروع ہوا براڈ شیٹ میں. کیسے کہ پہلے آپ نے لسٹ دی، بھائی راؤ سکندر صاحب کی وفات ہو گئی ہے، فیصل صالح حیات، آفتاب شیرپاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ کام پہ لگ گئے. براڈ شیٹ والوں نے کہا سر بالکل. براڈ شیٹ والوں کو پتہ لگا کہ جرسی آئیلینڈ میں شیرپاؤ صاحب کی $3.5 ملین پڑے ہوئے ہیں. اب مطلب ٹھیک ٹھاک رقم ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ سر یہ لے. اور اکارڈنگ ٹو دس اسٹوری، آربیٹریشن کورٹ جج کے سامنے براڈ شیٹ والے انہیں کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہم نے ڈوسیئر دیا ہے انہیں، وہ ڈائریکٹ وہ لے گئے شیرپاؤ صاحب کے ساتھ، اور کہا کہ سر جی یہ آپ کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں پتہ لگی ہیں، اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنا لیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ راضی ہوئے، کیونکہ یار $3.5 ملین کوئی کم رقم نہیں ہے. تو جادو سے وہ کیس بھی ہٹ گیا، اور براڈ شیٹ کو کہا کہ یار غلطی سے یہ جو 3 لوگ ہیں نا، ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑے کرپٹ ہیں، اصل میں یہ بڑے اچھے اور فیصل صالح حیات کے ساتھ بھی یہی ہوا. فیصل صالح حیات کے ساتھ جو شیرپاؤ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور ایک جمیل انصاری صاحب ہیں جو کہ ایڈمرل منصور الحق کے ساتھ ہی، وہ بھی اگوسٹا بی سب مریض کے اس میں تھے. ہارون اختر اور ہمایوں اختر کے ساتھ بھی یہی ہوا. فرق اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ پی میں نہیں گئے تھے، وہ پی ایم ایل کیو میں گئے تھے. اور کیونکہ اس وقت حکومت نہیں بن پا رہی تھی 2002 میں، مشرف صاحب کی اپنی جو وہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے ایم ایم اے بھی آ گئی تھی، پھر اس سے بھی پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے پی پی پیٹریوٹس بنائی. ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم تھے، 1 ووٹ سے وہ بنے تھے. بالکل. اچھا اب وہ جو ہے، آپ اگر تھوڑا سا آپ براڈ شیٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، براڈ شیٹ دیکھ رہی ہے یار $3.5 ملین، وہ ڈائریکٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے 20% کتنے بننے والے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مطلب اس وقت کی گورنمنٹ، نیب، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس طرح ڈیل کرنے کی کوشش کی جیسے وہ کسی مقامی تھانے دار کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ یار یہ مبشر نے ہماری بات نہیں مانا، تو پرچہ کاٹ دے. جیسے مبشر نے بات کی کال جاتی ہے کہ پرچہ خارج کر دے. اب وہ 20% دیکھ رہے ہیں 3.5 ملین کا، ان کے تو منہ میں پانی آ گیا ہوگا نا یار. تو پھر ظاہر ہے یار اس نے شاید مطلب آگے جا کے گاڑی بھی خرید لی ہوگی کہ یار یہ پیسے تو آئے. تو اب آپ ان کے ساتھ ایسے کریں گے جیسے آپ اپنی لوکل آپ کے ساتھ وہ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ انہوں نے کیا، اور آپ سے بہتر، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ ہے نا، یہ مقامی تھانہ یا نیب کورٹس نہیں ہیں کہ آپ دباؤ کر کے. اچھا سب آپ خود ہی سمجھائیں گے یا کسی اور سے؟ میں جو ہے ہمارے ساتھ صلاح الدین صاحب ایڈوکیٹ، نہیں ایڈوکیٹ صلاح الدین موجود ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، اور انہوں نے بھی سارے چیزوں کو دیکھا. مزیدار ایک ٹویٹر تھریڈ بھی کی. تو ہم جاننا چاہتے ہیں صلاح الدین صاحب، یہ بتائیے کہ کیا واٹ ڈو میک آف دیز ججمنٹس، ان کا کرکس کیا ہے؟ جی السلام علیکم. سر اس میں جو سب سے واضح چیز جو نظر آتی ہے وہ نیب کی نااہلی بھی ہے، اور نیب کی جو شروع سے، کیونکہ اب تو خیر بہت سارے الزامات لگتے ہیں نیب پہ، مگر بالکل یہ واضح ہوتا ہے کہ بالکل شروع میں ہی نیب کا جو ایجنڈا تھا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا. اب جو بنیادی بات جو میرے لیے کم سے کم مجھے انکشاف ہوا کہ جب وہ جو کانٹریکٹ تھا براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان، اس میں پہلی لڑائی اس بات پہ آئی کہ آفتاب شیرپاؤ کے صاحب کے جب اثاثے وہاں انہوں نے آئسولیٹ کیے، تو نیچرلی جس طرح ابھی فرمایا کہ ان کی تو نیچرلی رالیں ٹپکیں گی، کیونکہ ان کی کوئی فکسڈ فیس تھی نہیں، وہ کمیشن پہ کام کر رہے تھے، انہیں 20% ملنا تھا. مگر حکومت پاکستان، اور بڑا ایک عجیب جملہ وہاں آربیٹریٹر صاحب نے سائٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جرسی کی گورنمنٹ نے خط لکھا پاکستان کی گورنمنٹ کو that we are unable to assist the Pakistan government
unless the Pakistan government assists us. یعنی کہ پاکستان گورنمنٹ انہیں کوئی مدد فراہم نہیں کر رہی تھی کہ وہ جرسی کے ایسٹس جو شیرپاؤ صاحب کے تھے کہ ان پہ کوئی کسی قسم کی کاروائی کی جائے. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہوا کہ شیرپاؤ صاحب کو پھر منسٹر بنا دیا گیا. تو اس سے پھر معاملات براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان خراب ہوتے گئے. اور لوگوں کے بارے میں بھی کچھ یہ انہوں نے یہ جمیل انصاری صاحب ہیں اور عامر لودھی صاحب یہ ان کے ساتھ انوالو تھے, ایڈمرل منصور الحق کے ساتھ. ان کے اثاثوں کے حوالے سے بھی براڈ شیٹ نے کہا کہ ہم نے آئسولیٹ کر لی ہیں, ہم پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, مگر جو بھی وجوہات تھی نیب ان کے پیچھے اس وقت نہیں جانا چاہ رہی تھی. تو اس سے پھر نیب کے اور براڈ شیٹ کے تعلقات خراب ہوئے. پھر ہوا یہ کہ اس وقت شاید معاملہ پھر بھی ٹل جاتا اگر نیب اس وقت جو براڈ شیٹ کا دعویٰ تھا کہ آپ کو ہمیں کوئی اس وقت شاید 1.4 ملین ڈالرز دینے ہیں, اگر اس وقت یہ آربیٹریٹر صاحب نے اپنی ایوارڈ میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر اس وقت نیب وہ رقم دے دیتی اور اس کے بعد ایک نوٹس آف ٹرمینیشن دے دیتی تو پھر معاملہ وہیں ختم ہو جاتا. مگر نیب نے کیونکہ وہ پاکستان میں بھی بادشاہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں تو انہوں نے باہر بھی وہی رویہ جاری رکھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو کوئی آپ کے جو پہلے کے بھی پیسے بنتے تھے وہ بھی ہم نہیں دیں گے اور آئندہ تو ہم دیں گے ہی نہیں. اور انہوں نے جو معاہدہ تھا وہ ترک کر دیا. اچھا صلاح اس کے بعد اس میں جو ہے جو کمپنیز ہیں براڈ شیٹ اور IAR اس کی کیپیسٹی کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. ججمنٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ان کا کوئی پرائر ایکسپیرینس نہیں تھا اور یہ جس طرح سے آئل آف مین میں پھر رجسٹر ہوتی ہیں اور جس طرح سے کس بنیاد پہ سلیکشن کی ہو گئی یہ کمپنی, حالانکہ بہت اور بھی کمپیٹنٹ کمپنیاں ہیں جو ایسٹس ریکوری کر سکتی ہیں. اس میں کچھ جیسے وہ جو جیرمی جیمز صاحب ہیں ان کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ان کی جو کمپنی تھی اور ان کے ساتھ جو ایسوسیٹ تھے وہ اسی قسم کا کام کرتے تھے. مگر یہ انہوں نے جو ایوارڈ ہے آربیٹریشن ایوارڈ اس میں یہ ضرور لکھا ہے کہ یہ براڈ شیٹ بنانے کی ضرورت یوں آئی کہ جو ان میں سے ایک ان کے پارٹنر تھے وہ کینیڈا میں ان کے خلاف بار ایسوسی ایشن نے کاروائی کی تھی اور ان کا وکیل ہونے کا لائسنس منسوخ کر دیا تھا کیونکہ ان کی کوئی ڈس آنیسٹی سامنے آئی تھی. اچھا سوری صلاح الدین, ایک وقفے کے بعد آتے ہیں کیونکہ یہ جو جیری والی سٹوری ہے نا یار, یہ مطلب یہ ٹام اینڈ جیری والی سٹوری ہے, ٹام اینڈ جیری والی سٹوری ہے. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں براڈ شیٹ کے بارے میں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایک کامیڈی ہے یا ایک ٹریجڈی ہے یا پھر ایک ٹریجک کامیڈی ہے, کیونکہ ایسی فلمیں بھی بنتی ہیں, آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی. اور ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد صاحب. صلاح الدین صاحب, کچھ چیزیں ہیں جو اتنی عجیب و غریب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگین جیسے میں نے کہا کہ کسی کامیڈی فلم کا حصہ ہے. یہ جو جیرمی جیمز صاحب کی جو سٹوری ہے کہ اس نے دوسری کمپنی بنائی اور احمد بلال صوفی صاحب نے آنکھیں بند کر کے $1.5 ملین, کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے, ان کو پکڑا دی. یہ تھوڑا سا مجھے آسان الفاظ میں آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ کچھ اس میں ایسی باتیں ضرور, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں جس پہ بندہ ہنس سکتا ہے یا رو سکتا ہے, اور کوئی چارہ نہیں ہے. پہلی بات تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ براڈ شیٹ بنانے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کیونکہ جو جیمز صاحب تھے ان کے جو پارٹنر تھے کینیڈین, وہ ایک وکیل تھے اور ان کا لائسنس بار کاؤنسل نے منسوخ کیا تھا کیونکہ ان کی طرف سے بےمانی اور خیانت ہوئی تھی. تو اس چیز کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نئی کمپنی بنائی جس میں جو براڈ شیٹ کے نام سے, تو چوروں کو پکڑنے کے لیے بھی اس قسم کے لوگوں کو لیا جا رہا تھا. پھر ایک بار جب براڈ شیٹ بن گئی اور یہ جھگڑا ہو گیا نیب کے ساتھ
और आपस में फिर लिटिगेशन शुरू हो गई। उसके बाद फिर जेम्स साहब ने दोबारा नैब से राब्ता किया और एक सेटलमेंट की, जिसमें पहले शायद 2.25 मिलियन, उसके बाद 1.5 मिलियन पे मामला तय पाया। 1.5 मिलियन का चेक बना के उनको दिया गया। सिर्फ फर्क ये था कि जेम्स साहब ने वो ओरिजिनल ब्रॉडशीट को वो चेक नहीं दिया, उन्होंने एक नई कंपनी बना ली अमेरिका में ब्रॉडशीट के नाम से, और उस कंपनी में वो चेक जमा कर दिया। और यहाँ जो नैब के वकील साहब थे, उन्होंने जाके उन्हें पैसे दे भी दिए, और जो ओरिजिनल ब्रॉडशीट थी जिसके साथ नैब का मुआहदा हुआ था, ना उसकी मैनेजमेंट से, ना उस वक्त लिक्विडेटर्स उनके अपॉइंट हुए थे, उनसे कोई राब्ता नहीं किया, बल्कि जेम्स साहब के हाथ में पकड़ा दिए। जेम्स साहब ने वो पैसे लेके वो चले गए, घर चले गए, और जो मुकदमा था ब्रॉडशीट का वो वहीं का वहीं रहा। और उस मुकदमे के यानी 2 नंबर ब्रॉडशीट ने नैब को ठग लिया। दूसरा नैब को कावे मूसवी कैसे आए, जरा ये भी बता दें हमें। जी, ये जो मूसवी साहब थे ये भी एक एसोसिएट थे जेम्स साहब के। जब उन्होंने पता लगा कि जेम्स साहब तो अपने ये 1.5 मिलियन ये लेके अपनी दूसरी 2 नंबर ब्रॉडशीट में लेके वो चले गए हैं, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जाके जो ओरिजिनल ब्रॉडशीट थी उसके ऊपर, उस वक्त तक ओरिजिनल ब्रॉडशीट जो थी वो इतनी लॉसेस में जा चुकी थी कि उसके ऊपर एक लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका था। तो उन्होंने लिक्विडेटर साहब से जाके ये कहा कि भाई आप लोग, ये तो कंपनी वैसे ही डूबने वाली है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको ऐसे इतने पैसे देता हूँ कि ये आप वापस कंपनी को रिवाइव करें। और इस कंपनी का वैसे तो कोई काम वाम है नहीं, कोई असासे हैं नहीं, इस कंपनी के पास सिर्फ एक चीज है, और वो है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और नैब के खिलाफ इसका मुकदमा है। तो उस मुकदमे के जो तमाम अखराजात हैं वो मैं भरूंगा, सिर्फ आपसे ये चाहिए कि जो भी पैसे मिले एंड में वो आप मुझसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अच्छा, ये मूसवी साहब भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उनके बारे में भी ये अवार्ड में लिखा हुआ है कि पहले ये जेल में भी वक्त गुजार चुके हैं अपना हाई कोर्ट, बल्कि इंग्लैंड में ही हाई कोर्ट ने उनको तौहीन अदालत में भी बंद कर चुकी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो बहरहाल इन्होंने ये फिर मुआहदा किया ब्रॉडशीट के साथ, और वो सारी जो लिटिगेशन थी पाकिस्तान गवर्नमेंट और नैब के खिलाफ वो उन्होंने फंड की, और अब वो उस अवार्ड के मजे ले रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात है, जो आर्ग्यूमेंट थी मूसवी साहब और ब्रॉडशीट की, ये जो मतलब ये जो लंबे नोट हमारे से लिए गए हैं और किस तरह लिए गए हैं, ये एक अलग स्टोरी है, उस पर भी अगर वक्त मिला तो आएंगे। इन्होंने कहा कि यार आपके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से हमारा इतने जो हम पैसे कमा सकते थे वो हमने नहीं कमाए। अच्छा, उस लिस्ट में ये भी थी जो अभी हम बात कर रहे हैं, $3.5 मिलियन शेरपा साहब के। अब जाहिर है कि जब ये जज के सामने ये बात की गई तो नैब के वकील ने कुछ तो कहा होगा, तो क्या आर्ग्यूमेंट दी थी नैब के वकील ने और जज ने क्यों नहीं माना? वकील साहब कौन थे? वकील साहब का नाम मुझे नहीं पता इस वक्त। जी नैब ने वहीं अपना आई थिंक एलन एंड कंपनी को एंगेज किया था। जी। तो वहाँ उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो ये थी कि ये जो शेरपाव साहब के जो पैसे हैं, जिसमें से ये 20% अपना ब्रॉडशीट मांग रही है, ये एक्चुअली ब्रॉडशीट को कभी भी किसी सूरत में, अगर मुआहदा हमारा ना भी टूटता तो वो किसी सूरत में ये ब्रॉडशीट को पैसे नहीं मिलते, क्योंकि हमारा कभी इरादा ही नहीं था कि हम शेरपाव साहब के खिलाफ अब कोई कार्रवाई करें। नाम हमने दिया है लेकिन वो ऐसे ही मतलब उन्होंने जनरल मुनीर हफीज ने कहा कि गलती से इनका नाम डल गया था, गलती से बड़े नाम डले, गलती से बहुत। तब तक वो पैट्रियट में मुशर्रफ हुकूमत के साथ शामिल हो चुके थे। सलाउद्दीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे एंड राइट बैक।
वेलकम बैक जी। थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ। हुआ क्या, बड़े मज़ेदार किस्सा है कि नैब ने ब्रॉडशीट को दिया आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम और कहा कि यार इनके असासे चेक करें आप। ब्रॉडशीट ने कहा ठीक है जी, और पता लगा कि जर्सी आइलैंड में इनके $3.5 मिलियन पड़े हुए हैं। अब जाहिर है कि ब्रॉडशीट ने सोचा कि यार इसकी 20% मेरे पास आएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और वो लिख देते हैं कि सर ये जो 20% हमें मिलने थे वो कोर्ट हमें अवॉर्ड करे फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट। जब ये बात अदालत के सामने आई और नैब से पूछा गया कि सर इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारा तो कभी इरादा ही नहीं था कि हम शेरपाव साहब के पीछे जाएं, हालांकि नाम हमने ही दिया था। तो सलाउद्दीन, इस पर जज का रिएक्शन क्या था, मतलब क्या कहा था जज साहब ने इसके बारे में? जज साहब ने इस पे अपना बड़ी हैरानगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि नैब जो है वो अपने कानूनी फराइज को नजरअंदाज करेगी, जब नैब का काम ही ये था और वो मुआहदे में भी लिखा हुआ है और नैब के कानून में भी लिखा हुआ है कि जो भी ये करप्ट लोग हैं उनको पकड़ेगी। तो मैं ये कैसे मान लूं कि नैब अगर मुझे आज कहती है कि हमारा कभी इरादा नहीं था शेरपाव साहब के पीछे जाने का, तो ये तो बिल्कुल एक अनबिलीवेबल सी बात है। तो उन्होंने ये नैब की जो दलील थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अच्छा सलाउद्दीन साहब, जो मेन एग्रीमेंट है उसमें ही प्रॉब्लम था। ब्रॉडशीट का दफ्तर भी नैब में कायम हो गया था और बाद में ब्रॉडशीट ने कहा जी हमारा तो ये एसेट्स का जो है मामला यही नहीं था, वो पाकिस्तान और बाहर भी था, हर जगह हम थे तो हर जगह से मिलना चाहिए। हालांकि बैंक्स के डिफ़ॉल्ट केसेस भी थे जिनको बैंक्स भी परसू कर रही थी, प्ली बार्गेन्स भी हो रही थी। उन्होंने हर चीज़ में से हिस्सा मांग लिया। जब जनरल अमजद से पूछा गया उन्होंने कहा नहीं ये तो मैंने तो नहीं बनाया लीगल एग्रीमेंट, ये तो उस वक्त के जो प्रोसिक्यूटर जनरल है फारूक आदम साहब खान साहब उन्होंने बनाया है। तो जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा जी हाँ हमने तो लिख दिया था, लेकिन हाँ शायद ये रह गया होगा जिस पर ब्रॉडशीट। तो ये जो एग्रीमेंट्स बनते हैं इस तरह के, उसकी ज़ाहिर है लीगल वेटिंग भी होती है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद लॉ मिनिस्ट्री ने उसको वेट नहीं किया था। तो नैब क्या बिल्कुल अपने तौर पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करता है? देखिए ये एक सिर्फ नैब का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान में ज्यादातर सरकारी इदारों का और बल्कि इनफैक्ट इवन जो निजी इदारे हैं उनमें भी मसला है। देखें पाकिस्तान में सच ये है कि जो ये इस किस्म के दीवानी मुकदमात है ना वो कभी चलते नहीं है। हमारे यहाँ 10-10, 20-20, 25-25 सालों के बाद फैसले आते हैं, अपीलें होती हैं, ये वो वगैरह। तो कभी कोई वाक़तन डैमेजेस या हर्जाना ये वगैरह कभी पे आउट होता नहीं है। तो हम इन सारे मुआहदों को बड़ी कैजुअली लेते हैं और ये भी सिर्फ उसकी ये सिर्फ एक मिसाल है और बेशुमार मिसाल का है। हमारी अदालतें भी बड़ी कैजुअली रेको देख को देख लें, रेको डेक को देख लेंगे, मतलब सैकड़ों और मिसालें हैं अपना। तो उसी तरह ये भी जो मुआहदा था बड़ा कैजुअली किया गया अपना। नेचुरली अगर आप किसी फॉरेन कंपनी को कर रहे हैं, भाई पाकिस्तान के अंदर नैब को ब्रॉडशीट की तो जरूरत नहीं है, कोई कनाडा से या अफ्रीका से बंदा उठ के आके यहाँ तहकीकात या तफ्तीश तो नहीं करेगा अपना। उनको जरूरत सिर्फ ये थी कि भाई ये जो फॉरेन एसेट्स हैं लोगों के वो उसमें उन्हें मदद दरकार थी। मगर ड्राफ्टिंग उस मुआहदे की इतनी कमजोर थी कि उसमें एक अभाम रह गया कि आया ये ब्रॉडशीट को सिर्फ वो पैसे मिलेंगे जो किसी टारगेट के जो गैर मुल्की पाकिस्तान से बाहर असासे हैं, या आया उनको कोई अगर पाकिस्तान के अंदर ही उसी शख्स की रिकवरी पाकिस्तान के अंदर हुई है या किसी बैंक को उन्होंने वापस किए हैं पैसे, तो उसमें भी उनका हिस्सा होगा। तो ये जो एक एम्बिग्विटी थी वो ब्रॉडशीट में पूरी तौर पे उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और हमारी ये जो वीकनेस है वो 10-15 साल बाद अब मुआहदे में जो वीकनेस थी वो अब हमें हर्जाने की सूरत में अदा करने पड़े। बहुत खूब, वेल थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन साहब। ये जो किए ना मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। नैब ने कहा था कि नहीं सर इसमें तो यही लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान से बाहर के असासे हैं, जो एक्चुअल लाइन है ना वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। एनी एसेट्स रिकवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रॉडशीट्स एफर्ट्स और एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेटलमेंट बिटवीन नैब एंड एनी एटसेट्रा पर्सन। कहीं आपने ये नहीं लिखा फॉरेन,
मतलब यार जब हम आर्टिकल लिखते हैं ना, सही बात है, इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा केयरफुली लिखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ भी इसके कैलकुलेटर के साथ ना थोड़ी सी मैं एक जट्टों वाला हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि जब से नैब बनी है तो तकरीबन 714 बिलियन अरब रुपए बरामद हुए हैं। अगर हम इसको देखें कि यूएस डॉलर की करंट रेट में कितने आते हैं तो तकरीबन 45 मिलियन डॉलर, 45 मिलियन 20 साल में रिकवर किए जी। ये जो अभी हमें देने पड़े हैं कितने थे ये? 35 तो हमने, ये डॉक्यूमेंटेड है कि हमने दिए हैं, 35 हमने हाँ, दिए हैं। ऊपर से वो 35 मिलियन डॉलर, ऊपर से वो 1.5 मिलियन जो वो हाँ, 2 नंबर वाली ब्रॉडशीट को आपने दे दिया। नहीं वो इंक्लूडेड है। अच्छा। लेकिन लॉयर्स की कॉस्ट इसके अलावा है, जो हम वहाँ जाके परसू करते रहे हैं वो उसके अलावा है, जो नैब के यहाँ पे यानी 45 बिलियन जो कमाए थे तशरीफे लाल करवा के और उल्टा लटका के, उसमें से 40 बिलियन आपने इस ड्रामे में दे दिया तकरीबन। वाह वाह वाह, वेल आई थिंक दैट्स ग्रेट। क्या मैनेजमेंट है, क्या एहतसाब है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसे ही एहतसाब होना चाहिए और इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा आगे चलते हुए। काबिल मूसफी आपसे इस बात से पहले के कोई नया ठग मिल जाएगा। इससे पहले कि ये मैं पेपर कप अपने सर में मारूं, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फा ले लेंगे। वेलकम बैक। भारत में जो 2 शख्सियात हैं पाकिस्तानी जिनके बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, एक तो नरेंद्र मोदी हैं और उनके बाद अगर किसी को जानते हैं तो वो रिपब्लिक टीवी के मारूफ एंकर कौन? अर्नब गोस्वामी। क्या हो गया? अर्नब गोस्वामी। मैं जोश में। दिस इज योर शो। हाँ, द नेशन वांट्स टू नो। अर्नब गोस्वामी को जाहिर है कम से कम हमारी सहाफ़ी बिरादरी, आप तो बहुत ही मुरीद हैं उनके। अच्छा, तो मुंबई पुलिस ने जब अदालत में एक जो जाली रेटिंग केस है उस सिलसिले में उनकी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उनकी तफसील जब पेश की तो दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक तकरीबन एक थरथल्ली सी मच गई कि ये क्या हो रहा है। सैकड़ों सफ़हात पे मुश्तमिल ये रिकॉर्ड है जो बॉम्बे पुलिस ने पेश किया। हम पाकिस्तानियों के लिए जो इंटरेस्टिंग है इसमें से जो कुछ चीज़ें, उनमें से एक ये है, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि 26 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? बालाकोट हुआ था। बालाकोट पे भारतीय फ़ज़ाइया ने हमला किया था, लेकिन इस इंतहाई खुफिया मंसूबे के बावजूद अर्नब को कहीं से 3 दिन पहले 23 फरवरी को पता चल गया। और ये हमें कैसे पता चला? ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क, यानी जो रेटिंग वगैरह तय करती है चैनलों की, उसके जो सरबराह थे प्रथुदास गुप्ता, उनके साथ जो उनकी चैट है उससे पता चला कि अर्नब को 3 दिन पहले ही बालाकोट हमले के बारे में पता चल गया था। जो गुफ्तगू हुई उसका लुब्बे लुबाब ये है कि वो प्रथुदास गुप्ता उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि समथिंग बिग जो है वो होने वाली है। तो उन्होंने कहा क्या कश्मीर? उन्होंने कहा नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़। तो बाद में पता चला कि वो बालाकोट की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये हुआ और उसके बाद जब ये तफसीलात अब सामने आई हैं तो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इनिशियली जो अपना रिएक्शन दिया उसमें ये कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि पुलवामा की जो बम धमाका था जिसमें 40 नीम रिज़र्व फ़ौजी हलाक हुए थे भारत के, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हालांकि हमें ये शवाहिद नहीं मिलते कि अर्नब ने ये बात भी एट्रीब्यूट की थी। हाँ, सिर्फ ये हुआ था कि वो पुलवामा अटैक पे खुश बहुत थे कि अब इससे इनकी रेटिंग आसमान पे चली जाएंगी और बीजेपी की जो शानदार फतह है इलेक्शन में उसकी राह हमवार हो जाएगी। अच्छा, मोदी खुश क्योंकि उसको वोट मिल रहे हैं, ये खुश क्योंकि इसको तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दफ्तर खारजा को मेरे ख्याल तस्दीक की। वो उन्होंने सही बोला जो आज ट्वीट्स हैं, और कि भाई हम तो बोल रहे थे कि इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। वो जो एक बहुत मजेदार चीज है उससे जो थोड़ी सी मिस हुई है इसके अंदर। अच्छा, एक तो पहले उसने पूछा था कि यार क्या दाऊद के बारे में कुछ होना है? नहीं, इससे भी बड़ी कोई हैवी किस्म की स्ट्राइक करने वाले हैं। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि कश्मीर में भी कुछ होने वाला है, जो डायरेक्ट इशारा है आर्टिकल 370 की जानिब। अच्छा, ये वो बातें हैं
जो शायद भारतीय पार्लियामेंट को भी नहीं पता थी। और मैं आज पढ़ा था जो अपोजिशन वाले हैं, वो कह रहे थे कि सर हमें ये बातें नहीं पता थी, अर्नब गोस्वामी को ये बातें पता थी, शायद पूरी बीजेपी की क़यादत को ये बातें नहीं पता थी, लेकिन आपने अर्नब गोस्वामी को ये बातें रिलीज की। अच्छा, नहीं इसमें हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो हमारी जो शक थे, और शक भी कहाँ थे, वो कंफर्म होते हैं कि अर्नब और रिपब्लिक टीवी और इनसे जो भी मुंसलिक चैनल्स हैं वो बेसिकली ऑफिशियल मीडिया विंग है बीजेपी गवर्नमेंट की भी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के। और अब आप इसे नजर आता है कि यार काफी मतलब अब शायद अल्फाज नहीं, शोधे किस्म का इंसान है यार, क्योंकि जब भी इनकी बात होती है ना ये दास गुप्ता साहब से, वो मिनिस्टर वो तो अपना भाई है और सारे मिनिस्टर हमारे साथ हैं, ये बंदा भी हमारे साथ, इस हद तक कि ये दास गुप्ता साहब कहते हैं यार मैं ये रेटिंग वाले चक्कर से कम आ गया हूँ, मेरी कोई हुकूमत पे नौकरी तो लगा दे। जो जनरली इस तरह के मैसेजेस मिनिस्टर्स को ये आते हैं। अर्नब ने कहा कि नहीं आपका भाई चेक करें। अर्नब एक फिक्सर में बदल गया। अर्नब एक फिक्सर में बदल गया। दास गुप्ता साहब आजकल अंदर हैं। और दास गुप्ता साहब आजकल अंदर हैं। पुलवामा के बारे में, हाँ मतलब जो ये बंदा खुश है, लाइक वी हैव वन दिस अटैक लाइक क्रेजी। हाँ मतलब इनका पूरा मुल्क सोग मना रहा है कि 40 जवान मर गए हैं और कहता है यार आपका भाई छा गया है। हाँ आज तो रेटिंग्स छत फाड़ के आएंगी। एक लफ्ज नहीं है कि यार ये बहुत बुरा हुआ है या ये हुआ है। जहां तक पुलवामा एज अ फॉल्स फ्लैग गोज, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो भारत की हुकूमत ने करनी थी अब तक आई नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब भी पुलवामा अटैक के बारे में कांग्रेस समेत अपोजिशन के किसी भी लीडर ने या किसी भी लिखारी ने, मौर्रिख ने सवाल उठाएंगे भाई कैसे हो गया, जबकि आपने 24 घंटे पहले सड़क का वो टुकड़ा ब्लॉक कर दिया था जहां से सैकड़ों फौजियों को लेके वो बस करनी थी। एक एसओपी होता है कि वो ब्लॉक कर देते, तो वो बंदा कैसे आ गया, इस बारे में जवाब दें। आज तक जवाब नहीं है और उल्टा जवाब देने वाले को कहते हैं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं, क्या आप देशद्रोही हैं, क्या आप पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं। तो इस तरह चुप करवाया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था, लेकिन ये हो भी सकता है क्योंकि बिल क्लिंटन साहब जब आपको याद होगा 2000 में जब आए थे दिल्ली, तो उस वक्त भी 36 सिंहपुरा जो कश्मीर में है वहाँ 35 सिखों को मार डाला गया था। हुकूमत कहती है कि लश्कर तैयबा का कारनामा था, लेकिन जो अमरीकी वजीर खारजा उस वक्त की मैडलिन ऑलब्राइट उन समेत और प्लस जो कश्मीरी सिख क़यादत है उन समेत सबका मानना है कि ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्रवाई थी। तो फॉल्स फ्लैग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फ़िलहाल इतना ही। जैसे जैसे ये मसाले आगे बढ़ेंगे हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।